मैं विवेक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएलटी कॉलेज सहरसा, इतिहास विभाग की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने पिछली चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए जो यूजीसी द्वारा ली जाने वाली नेट जेआरएफ की परीक्षा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने यूजीसी जेआरएफ परीक्षा की तैयारी के संबंध में बातें की थी। इसके पहले भाग में हमने चर्चा की थी यह परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है, कब आयोजित होती है, कौन परीक्षा को आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेवार है, इसके कट ऑफ अंक कितने होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं, परीक्षा के सामान्य रूपरेखाओं के बारे में चर्चा की थी। इस परीक्षा का क्या महत्व है, क्या पहले से इसका महत्व घट गया है या आज के दिन में इसका महत्व और बढ़ गया है, इन सभी बातों पर हम लोगों ने पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसके दूसरे भाग में हम लोगों ने प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य प्रश्न पत्र जो सभी के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य रूप से पूछा जाता है, उस पर चर्चा की थी। आज हम लोग इसके अगले भाग में प्रश्न पत्र दूसरे पे प्रश्न पत्र सेकंड जो आपके विषय से संबंधित होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं इतिहास विषय से संबंध रखता हूँ, तो आज अपने प्रश्न पत्र द्वितीय में प्रश्न पत्र सेकंड पर चर्चा करते हुए हम लोग इतिहास विषय पर अपने आप को फोकस करेंगे। सेकंड पेपर इतिहास के बारे में बताएंगे कि इतिहास विषय की तैयारी किस प्रकार की जाए। इस संक्षिप्त परिचर्चा में आज हम लोग इसी पर अपने आप को केंद्रित रखने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास विषय को जब हम लोग इसका सिलेबस निकालेंगे, यूजीसी के वेबसाइट पर इसका पाठ्यक्रम उपलब्ध है। जब इसके पाठ्यक्रम को हम लोग देखना शुरू करेंगे तो पाठ्यक्रम की शुरुआत में ही संकल्पनाएं, विचार और अवधियाँ, शब्दावलियाँ, एक एक शब्द के बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे भारतवर्ष, सभा समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ, गणराज्य, जनपद, कर्म का सिद्धांत, दंड नीति, अर्थशास्त्र, सप्तांग, धर्म विजय, स्तूप, चैत्य, बिहार, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली, बोधिसत्व, तीर्थकर, अलवार, नैनार, श्रेणी, भूमि क्षेत्र न्याय विधान, कर भोग भाग, दृष्टि, स्त्री धन, स्मारक, अग्रहार, आईने, दसाला, परगना, साहना ए मंडी, महलवाड़ी, हिंद स्वराज, वनित्ववाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, खिलाफत, एकता, बलूत, वतन, मदद मास, अमरम राय, रेफो, जंगम, दास, मदरसा, मकतब, चौक, सरदेशमुखी, सराय, पोलीगढ़, संप्रदायवाद, प्राच्यवाद, प्राच्य, निरंकुशवाद, भारतीय पुनर्जागरण, आर्थिक अपवाहन, उपनिवेशवाद, प्रमोच्च शक्ति, द्विशासन तंत्र, सहायक संघीय उपयोगितावाद, फिल्ट्रेशन थ्योरी, सुधर्मवाद, भूदान, पंचशील, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद, हिंदू कोड बिल, ऐतिहासिक शब्दावलियाँ, ऐतिहासिक पद्धतियाँ, साहित्यिक चोरी, इतिहास लेखन में आचार और नैतिकता। इस तरह के केवल एक एक शब्द दिए गए हैं, शब्दावली दिए गए हैं। तो ये शब्दावली इसलिए दिए गए हैं कि यह इतिहास अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, किसी प्रश्न को पढ़ते हैं, तो संबंधित प्रश्नों में इस तरह की शब्दावलियाँ आती है, जैसे अग्रवर्ती नीति। तो इस शब्दावली से जब तक हम परिचित नहीं होंगे तब तक हम अपने विषय को मूल रूप से समझ नहीं पाते हैं। जैसे राज्य लोक सिद्धांत या सहायक संधि, तो जब सहायक संधि नहीं जानेंगे तो सहायक संधि से संबंधित टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि सहायक संधि वास्तव में है क्या। उसके जाने बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं इतिहास में, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पाठ्यक्रम के शुरुआत में जगह दी गई है, उसके बारे में जानने के लिए कहा गया है। उस चीज़ों को आगे देने का मतलब यह है कि संबंधित शब्दावलियों से हम परिचित हो सकें। उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं जो वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रकार के होते हैं।
तो पहले जब ये परीक्षा होती थी द्वितीय प्रश्न पत्र की, उस समय तीसरे पेपर में विषयनिष्ठ सवाल आते थे, ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते थे। उस समय इस टिप्पणियों को सीधे सवाल के रूप में रख दिया जाता था। लेकिन अब प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार का होता है, इसलिए इससे हमें सब्जेक्टिव आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन शब्दावलियों से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे कहा जाए जैसे सहायक संधि, तो इससे संबंधित सवाल बन सकता है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, प्रथम बार सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था, सहायक संधि किस चीज़ों से संबंधित थी, सहायक संधि के शिकार कौन कौन से राज्य हुए थे, सहायक संधि का अंग्रेजी शासन पर या भारतीय राजाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए यह जो शब्दावलियाँ हैं यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। इन शब्दावलियों को हमें याद करना होता है, इन शब्दावलियों को समझना होता है। इसके बाद हमारे पूरे सिलेबस को 10 इकाई में बांटा गया है। प्रथम प्रश्न पत्र को भी 10 इकाई में बांटा गया था। यहाँ भी देखेंगे कि हमारे पूरे सिलेबस को 10 इकाई में बांटा गया है और यह प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास को इन 10 इकाइयों में समेटने का प्रयास किया गया है। यह प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कोई भारतीय इतिहास के बंटवारे का वैज्ञानिक आधार नहीं है, बल्कि हम लोग अध्ययन की सुविधा के हिसाब से इस बंटवारे को स्वीकार कर लिए हैं। प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास, यह बंटवारा जो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, यह साम्राज्यवादी लेखकों, उपनिवेशवादी लेखकों के हितों के अनुकूल था, इसलिए उन्होंने इसका बंटवारा इस रूप में किया और अपने शासन काल को आधुनिक भारतीय इतिहास के खंड में रखा, ताकि वे अपने आप को अधिक उदार, सुधारवादी और आधुनिक युग के प्रणेता बता सके। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हमने यह आधार केवल अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए, इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए स्वीकार किया है। तो इस पूरे भारतीय इतिहास को इन 10 इकाई में समेटा गया है। इसमें भी 1 से 3 इकाई तक भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए विषय वस्तु शामिल किए गए हैं। इकाई 4 से 6 तक मध्यकालीन, पूर्व मध्यकाल और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समेटा गया है और 7 से 9 तक आधुनिक भारत के इतिहास को समेटा गया है। इकाई 10 में इतिहास दर्शन और इतिहास बोध और दर्शन मतलब हिस्टोग्राफी पेपर को डाला गया है। तो तीनों भाग के लिए 3-3 इकाइयाँ दी गई है और अंतिम इकाई जो 10वीं इकाई है वो इतिहास बोध और दर्शन से संबंधित है। जब हम पाठ्यक्रम का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करते हैं, जो इस संक्षिप्त परिचर्चा में संभव नहीं है, लेकिन एक बार इस पर हम सरसरी तौर पर देख लें कि प्रथम इकाई में हमें पुरातात्विक स्रोत, पशुचारण, खाद्य उत्पादन, अर्थव्यवस्था, सिंधु सभ्यता, वैदिक संरचना और महाजनपदों को शामिल किया गया है। दूसरी इकाई जो है वह मगध राजवंश के उत्थान से लेकर हर्ष के युग तक के काल को समेटा गया है। मतलब इसमें मगध, मौर्य साम्राज्य, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर, हर्ष युग तक समेटा गया है। आंध्र प्रदेश के 2 वंशों की भी चर्चा की गई है। तीसरी इकाई में क्षेत्रीय राज्य, जो हर्ष के बाद जो क्षेत्रीय राज्य उभरे दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, जैसे पाल, प्रतिहार, सेन, वर्मन वंश, सोमवंश, इस तरह दक्षिण भारत में पल्लव, चोल, पांड्य, गंग, कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये सारे राजवंश उभरे, उनके बारे में चर्चा की गई है। इसी तरह बल्भी के मैत्रिक, गुजरात के चालुक्य वंश, उत्तर भारत के गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, चेदी, गढ़वाल वंश, परमार वंश के बारे में चर्चा की गई है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय की विशेषता मतलब सामंती शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई है। कृषि, अर्थव्यवस्था, भूमि अनुदान वगैरह के बारे में, ये सारी चीज़ों को पाठ्यक्रम के इकाई 3 में समेटा गया है। तो यहाँ तक हमारा प्रथम प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम 1, 2 और 3 को इकाइयों में पूरा प्राचीन भारत को समेटा गया है। इकाई 4 में मध्यकालीन इतिहास के स्रोत से लेकर विजयनगर, बहमनी, मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, इन सारे बड़े इकाई को, बहुत बड़े क्षेत्र को इकाई 4 में समेट लिया गया है, जहां मध्यकालीन इतिहास के स्रोत से लेकर दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों, मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा,
इसके साथ साथ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर वगैरह के बारे में भी चर्चा की गई है। उसी के साथ साथ मराठा को भी समेटा गया है। मतलब एक इकाई 4 में पूरे मध्यकाल के पूरे राजनीतिक घटनाक्रमों को समेट लिया गया है। इकाई 5 में पूरे मध्यकाल के प्रशासन और अर्थव्यवस्था को समेटा गया है। प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था सल्तनत काल में, मुगल काल में, मराठा में, ये सारी चीज़ें इकाई 5 में समेटी गई है। इकाई 6 में भक्ति आंदोलन, सामाजिक वर्गीकरण और कला को, ललित कला, वास्तुकला, चित्रकला वगैरह को और स्थानीय कलाओं, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली कला, संगीत को समेटा गया है। मतलब इकाई 6 में समाज और संस्कृति को समेटा गया है। ये जो मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। तो इस तरह ये 3 इकाई में पूरे मध्यकाल को समेटा गया है। इकाई 7 में आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, ब्रिटिश सत्ता का उत्थान, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत के प्रमुख राष्ट्रों के साथ ब्रिटिश संबंध, 1857 का विद्रोह, कंपनी के काल में जो सिविल सर्विस, न्यायतंत्र, पुलिस, सेना, प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई उसके बारे में, और संवैधानिक परिवर्तन जो 1909, 1919 और 1935, ये 3 संवैधानिक परिवर्तनों से संबंधित चैप्टर को समेटा गया है। इकाई 8 में अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था इन दोनों से संबंधित है। कृषि और उद्योग इन दोनों को समेटा गया है इकाई 8 में। इसी में शहरी केंद्रों का विकास, मौद्रिक नीति, प्रशासनिक नीति, ब्रिटिश औद्योगिक नीति, जनजातीय और किसान आंदोलन, मतलब जो इसकी भूमि संबंधी नीति से उसका जो प्रभाव पड़ा, उससे प्रतिक्रिया स्वरूप जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन वगैरह जो हुआ, भारतीय समाज के संक्रमण का काल, भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न, प्रेस, भारतीय भाषा और साहित्य का पुनरुत्थान, इन सभी विषयों को समेटा गया है। ये इकाई 8 में समेट लिया गया है। इकाई 9 हमारे राष्ट्रवाद से, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और स्वाधीनता संग्राम के लिए चलाए गए विभिन्न आंदोलनों के बारे में चर्चा है। और इसी इकाई में स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई आर्थिक नीतियों, वैदेशिक नीति, भाषाई पुनर्गठन, केंद्र राज्य संबंध, भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषता, इन सभी चीज़ों को समेटा गया है। इस इकाई से संबंधित कभी कभी देखने को आता है विश्व इतिहास में पुनर्जागरण से भी संबंधित कुछ सवालों को, 1-2 सवालों को डाल दिया जाता है। इकाई 10 जो है वो ऐतिहासिक शोध प्रणाली और इतिहास लेखन से संबंधित है। यह शुद्ध रूप से हिस्टोग्राफी से संबंधित है, जो हम लोग अपने पीजी में सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं, इतिहास, दर्शन और बोध, और बाद में भी अलग अलग सेमेस्टर में जो पढ़ते हैं इतिहास दर्शन से संबंधित, उन सारे विषयों को यहाँ ये इकाई 10 में समेटा गया है। और इससे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, खासकर इतिहास की व्याख्या, इतिहास के प्रमुख चिंतक, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते रहे हैं। ये चर्चा हम किए संक्षिप्त रूप से पूरे पाठ्यक्रम की। पूरे पाठ्यक्रम को कितने भाग में बांटा गया है और किस किस इकाई में कौन कौन से पाठ्यक्रम दिए गए हैं। अब थोड़ी चर्चा प्रश्नों की प्रकृति पर भी कर लें। ये जो इकाइयाँ अलग अलग बांटी गई है 10 इकाइयों में, जो ये पूरे सिलेबस को विभाजित किया गया है, इन 10 इकाइयों से 10-10 सवाल पूछे जाते हैं। मतलब 100 सवाल प्रत्येक इकाई से पूछे जाते हैं। ये 10-10 सवाल बटा हुआ है, हर इकाई से 10-10 सवाल आएगा, इसलिए हमारे लिए हर एक इकाई महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं किसी इकाई को हम छोड़कर अगली इकाई में चले जाएं और उससे अथवा या कोई वैकल्प के रूप में उसे हम चुन लें, बल्कि प्रत्येक इकाई से 10-10 सवाल पूछे जाते हैं, जो 2 घंटे में हमें देने होते हैं, जिसके उत्तर हमें देने होते हैं। अब हम लोग अपना आते हैं प्रश्नों की प्रकृति पर, कि प्रश्न किस तरह के आते हैं। तो पहला होता है प्रश्न जो सीधे फैक्ट पर आते हैं, फैक्ट आधारित होते हैं, तथ्य पर आधारित होते हैं। ये प्रश्न काफ़ी सरल प्रवृत्ति के होते हैं और प्रश्न पढ़ने के साथ ही उत्तर
जो विकल्प दिए जाते हैं उसमें किसी एक उत्तर को चुनकर या जो सबसे उपयोगी उत्तर हो उसे चुनकर हम लोग निशान लगा देते हैं। ये सीधे पक्ष आधारित तथ्य आधारित होते हैं। इसमें विशेष रूप से हम परेशान नहीं होते हैं। अगर हमें फैक्ट याद है तो उसके उत्तर तुरंत हम जवाब दे देते हैं। न इस सवाल को हल करने में समय लगता है, न यह सवाल हमें उलझाता है। जैसे किसी पुस्तक का नाम दे दिया जाए, उसके रचनाकार का नाम पूछ लिया जाए, या किसी स्थल के बारे में पूछा जाए, जैसे सिंधु सभ्यता के किसी स्थल के बारे में पूछा जाए कि यह किस सभ्यता से संबंधित है, या यह सभ्यता के किस चरण से संबंधित है, या यह वस्तु सिंधु सभ्यता में कहाँ प्राप्त हुई, या यह बंदरगाह शहर सिंधु सभ्यता के किस शहर से संबंधित है, या यह पुस्तक किस रचनाकार से संबंधित है, यह पुस्तक किस सुल्तान से संबंधित है। तो इस तरह के सीधे फैक्ट वाले सवाल, इसमें कोई विशेष रूप से ना हमें उलझना होता है, ना हमें इसमें विशेष समय देना होता है। अगर हमें फैक्ट याद है, हम अगर चार्ट बनाकर पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण विषयों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन करते हुए या अलग से नोट्स बनाकर, टेबल बनाकर, चार्ट बनाकर उसे पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के सवाल हम सीधे जवाब दे सकते हैं। यह सरल किस्म के सवाल होते हैं, ये सीधे तथ्य आधारित होते हैं। दूसरा सवाल आता है जो सीधे तथ्य आधारित न होकर तथ्यों के बारे में परिचय से आधारित होता है। तथ्यों के बारे में परिचय का मतलब हुआ कि कोई एक फैक्ट दे दिया जाए, उसके 4 निष्कर्ष आपके सामने रख दिए जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर 4 मंदिर के नाम रख दिए जाएं, जैसे एक उदाहरण मैंने दिया है, उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से शिखर, किस मंदिर का शिखर जो है वो द्रविड़ शैली का है। द्रविड़ शैली से हम परिचित हैं। यह मंदिर निर्माण कला की एक विशेषता है जो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाई जाती है। अब यहाँ पूछ रहा है कि उत्तर भारत का कौन सा ऐसा मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली का है। तो द्रविड़ शैली से हम परिचित हैं, और उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण कला थी वह उत्तर भारतीय शैली से परिचित थी, नागर शैली से। तो उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर जो थे वो नागर शैली से प्रभावित हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उत्तर भारत के कौन से मंदिर जो हैं वो द्रविड़ शैली से प्रभावित हैं, जिनका शिखर द्रविड़ शैली का है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उड़ीसा का ब्रह्मेश्वर मंदिर, वाराणसी का कर्दमेश्वर मंदिर, खजुराहो का पार्श्वनाथ मंदिर और ग्वालियर का तेली का मंदिर। तो इस तरह के सवाल में हम फैक्ट जानते हैं, लेकिन फैक्ट का परिचय भी हमें होना चाहिए। अब चूंकि यह विशेषता विशेष रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है, लेकिन यहाँ उत्तर भारत के किसी एक मंदिर की विशेषता है, इसीलिए यह सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्वालियर के तेली मंदिर के बारे में जब हम उसके शिखर के बारे में विशेषता को देखेंगे तो देखेंगे कि यह इसका शिखर जो है वो द्रविड़ शैली की विशेषताओं से युक्त लगता है। तो यह हुआ फैक्ट आधारित। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लें कि किसी कथन को लिखा गया और यह दिया गया कि यह कथन अशोक के किस अभिलेख से संबंधित है, या यह दिया गया कि अशोक के अभिलेख संख्या यह नीचे के किस विषय से संबंधित है। 4 विषय दे दिया गया: पशु हिंसा, धम्म विजय, दान और परोपकार, अधिकारियों को निर्देश। और दे दिया गया कि अशोक के अभिलेख संख्या 1 या 2 किससे संबंधित हैं। तो अब जो विषय है, जब तक हम उन विषयों के बारे में नहीं जानते हैं तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। ये सीधे फैक्ट पर आधारित नहीं है, बल्कि फैक्ट मतलब तथ्य के परिचय पर आधारित होता है। तो इस तरह के सवाल थोड़े कठिन होते हैं और इस तरह के सवाल आते हैं। तीसरा सवाल रहता है सामान्य परिचय से आगे बढ़कर उसके बारे में गंभीर किस्म के अध्ययन। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। जब तक हम उस व्यक्ति के बारे में पूरी बातों को नहीं जानेंगे तब तक हम उस स्टेटमेंट में 4 सही है, 3 सही है, 2 सही है, केवल 1 सही है, या 2 और 3 सही है, इस तरह के कथनों में उलझ जाएंगे। जैसे किसी की पुस्तक के बारे में दिया हुआ है, जैसे अर्थशास्त्र में चर्चा की गई है, नीचे 4 कथन दे दिया गया कि इसमें अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है, यह मौर्य काल से संबंधित है, इसमें धार्मिक नियम कानून दिए गए हैं, नीति संबंधी व्याख्याएं दी गई है, इसमें प्रशासनिक व्याख्याएं दी गई है, प्रशासनिक नीतियों से संबंधित है। और अब ऑप्शन में दे दे कि 4 कथन सही है, उपरोक्त में 1, 3 और 4 सही हैं, 1, 2 और 3 सही हैं। इस तरह के सवाल
जब दे दिए जाएंगे तो जब तक हम अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय हमें नहीं रहेगा, उस तरह के जवाब हम नहीं दे सकते हैं। तो ये तथ्यों के बारे में गंभीर अध्ययन पर आधारित होते हैं और इसके बारे में हमें गहन अध्ययन करना होता है, गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना रहता है। इसी तरह कुछ सवाल होते हैं विभिन्न तथ्यों को एक साथ देकर वर्गीकरण या मिलान के लिए कहा जाता है। टेबल जिसको हम लोग कहते हैं, टेबल देना या फिर इन द ब्लैंक के रूप में दे दिया जाता है, या अलग अलग फैक्ट दिए जाते हैं और उसे मिलाने को कहा जाता है। ये सवाल भी सरल प्रवृत्ति के होते हैं। अगर हम फैक्ट के बारे में जानते हैं, उसकी सूचनाओं को जानते हैं, तो ये हम आसानी से मिला सकते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा उलझाते नहीं हैं, इसका वर्गीकरण बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। पाँचवा सवाल जो होता है, पाँचवा तरह का सवाल जो है वो कथन कारण या निष्कर्ष पर आधारित होता है। कथन कारण, कोई एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, किसी सुल्तान के बारे में कह दिया गया कि बर्नी ने अपने किताब में यह लिखा और यह किस सुल्तान से संबंधित है। अब चूँकि बर्नी का काल एक सुल्तान से संबंधित नहीं रहा है, तो इसके बारे में अब हमें जानना होगा कि यह किस सुल्तान के बारे में कहा गया। यदि कोई इतिहासकार किसी एक सुल्तान के दरबार का इतिहासकार रहा हो या किसी एक सुल्तान के समय में संबंधित रहा हो, तो हम उसके बारे में आसानी से जवाब दे सकते हैं कि यह चूँकि इस सुल्तान के समय का होगा, इसलिए उसी से संबंधित सवाल जवाब होगा। लेकिन अगर किसी किताब, कोई लेखक, रचनाकार या कोई रचना एक से ज़्यादा व्यक्तियों से संबंधित रही हो, तो उसके बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए हमें अध्ययन करना होगा। और इस तरह के खासकर मध्यकाल के संबंधित सवाल यूजीसी में इधर लगातार पूछे जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है कि किसी सुल्तान या किसी शासक या किसी क्षेत्र से संबंधित होता है, किसी पुस्तक से संबंधित होता है, और उसके बारे में पूछा जाता है कि यह किसके बारे में कहा गया, किससे संबंधित है, किस विषयों से संबंधित है। तो इस तरह के सवाल बिना टेक्स्ट बुक पढ़े हुए, बिना गंभीरतापूर्वक अध्ययन किए हुए हम लोग नहीं दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चूँकि नकारात्मक अंक नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरह के सवालों को तुक्का मारकर हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें जब ऊपर चुनिंदा केवल 6% लोगों में आना है, तो हमारे लिए तुक्का मारने की भी गुंजाइश भारी पड़ जाएगी। हमें सटीक उत्तर देना होगा ताकि हम मेरिट लिस्ट में स्थान बना सकें। पहले भी हम बता चुके हैं कि इसका रिजल्ट जो होता है, या 40% जो लोग क्वालिफाई 40% मार्क्स ले आते हैं, उन्हीं का रिजल्ट आगे देखा जाता है और उसके रिजल्ट की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और लगभग 6% रिजल्ट दिया जाता है। उसी 6% में जेआरएफ के लोग भी शामिल होते हैं। तो रिजल्ट की संख्या कम होती है, इसलिए हमें इसके बारे में, विषयों के बारे में गंभीर अध्ययन की ज़रूरत है ताकि हम अधिक से अधिक आश्वस्त होकर सही सवालों के सही जवाब दे सकें। अगला है कि तैयारी करने के लिए हमें कौन सा टिक अपनाना चाहिए, किस तरह हमें पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हमें शुरुआत में समग्र अध्ययन की पद्धति अपनानी चाहिए, न कि कुछ चुनिंदा टॉपिक को पढ़ना चाहिए। यूजीसी अगर हमें निकालना हो तो हम बिना टेक्स्ट बुक पढ़े हुए, बिना गंभीर अध्ययन किए हुए, किसी गाइड के आधार पर हम इसे नहीं निकाल सकते हैं। हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है और जो भी हम पढ़ते हैं उसे हम नोट डाउन करते हुए, उसके नोट्स बनाते हुए, फुट नोटिंग करते हुए, उसके बारे में टेबल बनाते हुए उसे समय समय पर दोहराने की आवश्यकता है। खासकर लेखक, रचना, समय संबंधित विषय वस्तु या व्यक्ति का परिचय, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को नोट करना होगा। मध्यकाल में जब आते हैं तो प्रमुख शासकों के विभिन्न वक्तव्यों, उदाहरणों को नोट करना होगा। प्रमुख घटनाओं, तिथियों और स्थानों का एक चार्ट तैयार करना होगा। कला और स्थापत्य से जुड़े हुए चीज़ों के लिए हमें उस सामग्री, स्रोत या उसकी विशेषताओं को जानना होगा, समझना होगा। उसकी विशेषताओं को जानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांशतः सवाल जो हैं सीधे फैक्ट आधारित नहीं होकर उसके बारे में विश्लेषण के आधारित होते हैं। इसलिए कला और स्थापत्य में भी वास्तुकला से संबंधित सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देखना होगा। विश्व इतिहास में 1-2 सवाल पुनर्जागरण से पूछे जाते हैं, इसलिए इस सवाल को देखना होता है। इतिहास, बोध और दर्शन से जुड़े हुए टॉपिक के लिए प्रमुख इतिहासकारों का मत, दर्शन, व्याख्या को पढ़ना होगा। नवीन लेखन से संबंधित तथ्य को देखना होता है और इसके बारे में नोट्स बनाकर पढ़ना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा।
तो यह मैंने एक संक्षेप में कम समय में यह बताने का प्रयास किया कि प्रश्न पत्र द्वितीय जो इतिहास विषय है उसमें कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, कौन कौन सा टॉपिक शामिल किया गया है, कितने इकाइयों में बांटा गया है, प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, मेरिट लिस्ट में स्थान ऊपर करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हम इसे दूसरी परीक्षाओं की तरह गाइड या संक्षिप्त अध्ययन या अपने अनुसार चुनिंदा अंशों को पढ़कर बाकी को छांट देने इस तरह की चीज़ों को नहीं अपना सकते हैं, बल्कि एक अच्छे मार्गदर्शक के अंदर रहकर एक रूटीन वे में एक दिशा निर्देश बनाकर, एक कैरिकुलम बनाकर अगर हम तैयारी करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि इन विषयों को हमने बीए और एमए में पढ़ा है। अपने विषय जो भी आप विषय नेट में चुनते हैं वो आपके स्नातकोत्तर की उपाधि से, स्नातकोत्तर के विषय से संबंधित होता है, जिसका आपने स्नातक स्तर पर 3 साल और स्नातकोत्तर स्तर पर 2 साल मतलब पिछले 5 सालों से अध्ययन किया है। इसलिए यह सहज ही है कि आप उस विषय की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। केवल धैर्य, सही दिशा में परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ इसकी तैयारी को करने की ज़रूरत है। तो आज की इस परिचर्चा में मैं अपनी बातों को इसी के साथ समाप्त करता हूँ। यदि किसी व्यक्ति को, किसी छात्र छात्राओं को विशेष रूप से अगर कुछ समझना हो या किसी डाउट को क्लियर करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर कॉलेज के नियमित कक्षाओं में आकर मुझसे इसके बारे में विस्तृत रूप से समझ सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। जहाँ तक संभव हो मैं आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।